नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। आज चाय वाला इंटरव्यू बॉलीवुड के सुपरस्टार रणदीप हुड्डा का। वैसे तो इनके नाम जबरदस्त सुपर हिट्स की लंबी लिस्ट है, और तो और बॉलीवुड के साथ साथ हॉलीवुड में भी अपना लोहा मनवा चुके हैं। एक्सट्रैक्शन नाम याद आता है एकदम, जैसे ही रणदीप हुड्डा का नाम आता है घोड़े याद आते हैं मुझे। फिर इसके अलावा फिटनेस याद आती है और एक फिल्मों की लंबी लिस्ट नाम आती है। लेकिन आज रणदीप हुड्डा स्टूडियो में आए हैं एक ऐसी फिल्म पर बात करने के लिए जो रिलीज होने से पहले ही वायरल है, उस पर विवाद भी हो रहा है, खूब उसकी चर्चा हो रही है। जी। ऐसा सब्जेक्ट रणदीप हुड्डा ने इस बार चुना है जो अब तक किसी ने हिम्मत नहीं की थी। वीर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। कुछ लोग तो वीर सावरकर कहने पर भी कहते हैं वीर क्यों कहते हैं उनको। जी बिल्कुल कहते हैं। देखिए, इसको शायद इस टॉपिक ने मुझे चुना था, पर जब मैं एक अभिनेता के तौर पे जब इसमें मेरे को साइन किया गया तो मुझे लगा कि हाँ, सावरकर जी के बारे में मैं जानता हूँ। मुझे बस सबसे बड़ा कंसर्न यही था कि मैं उन जैसा दिखता नहीं हूँ, तो वो कैसे अचीव होगा। फिर मेरे को लगा सावरकर जी के बारे में जानता हूँ, पर जब मैंने सोचा, और मैं काफ़ी हिस्ट्री पढ़ी थी, मैंने हिस्ट्री स्कूल में, हिस्ट्री मेरा मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट होता था। पर एक्चुअली में जब मैंने सोचा तो मैं उनके बारे में कुछ जानता ही नहीं था, एक्सेप्ट फॉर वो काला पानी गए थे, उसके अलावा कुछ पता ही नहीं था उनमें। तो दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड क्वेश्चनिंग कि हमें क्यों नहीं पता है उनके बारे में। जब ये सब्जेक्ट चुन लिया गया और आपने रिसर्च शुरू की, हाँ, तब मुझे पता चला कि मुझे खुद भी कितना कम मालूम है। यानी स्कूलों में कम पढ़ाया जाता है। स्कूलों में क्या कहीं नहीं पढ़ाया जाता है, कहीं उनका जिक्र नहीं है। मतलब हमारे टाइम में तो नहीं था, अब पता नहीं क्या स्कूल में पढ़ा रहे हैं, पर कहीं कोई जिक्र नहीं था, कहीं कोई काला पानी में क्या क्या हुआ, क्यों उनको वहाँ भेजा गया, क्या और एक सशस्त्र क्रांति भी एक हमारे देश में थी, उसका कोई जिक्र ही नहीं था। हमेशा यही बताया गया था कि अहिंसा से हमें आज़ादी मिली है और किसी का कोई योगदान नहीं है, 2-3 लोगों ने ही हमको मिलके आज़ादी दिला दी। तो उस बारे में, उससे मुझे गुस्सा भी आया कि एक इतना इंटरेस्टिंग और ग्रेट व्यक्तित्व जो उनका था वो लोगों तक क्यों नहीं पहुंचा। फिर जब मैंने हिंदी में, अंग्रेज़ी में किताबें पढ़नी शुरू की, तो मोस्टली अंग्रेज़ी किताबों में जो एक तकबे के लोगों ने लिखी थी, एक पैराग्राफ में पूरी सशस्त्र क्रांति को नाप देते थे। भाई ये भी था, ये भी था, ये भी था, इन्होंने कुछ किया नहीं, कुछ कर नहीं पाए, कुछ नहीं हुआ। माफ़ी मांगते थे ये तो। माफ़ी सावरकर जी ने कभी माफ़ी नहीं मांगी। कोई माफ़ी वीर जो उनके नाम है, सावरकर जी माफ़ी वीर नहीं थे, फॉर श्योर। वो माफ़ीनामा जो बोला जाता है वो एक्चुअली एक याचिका होती है जो कोर्ट में, अगर आप किसी का भी कोर्ट से पाला पड़ा हो, या स्कूल में जब हमको एप्लीकेशन लिखवाते थे तो एक लैंग्वेज यूज़ करते थे, रिस्पेक्टेड, योर ऑनर, योर्स ओबीडियंटली, योर्स फेथफुली। तो ये हर एक बेल प्ली होती थी जो कि सब ने लिखी थी। नेहरू जी के फादर ने तो बहुत स्ट्रांगली लिखी थी और उनको निकलवा भी लिया था। वो नाभा जेल में थे अराउंड आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो ये सभी लिखते थे और ये कोर्ट का प्रोसेस होता है, और सावरकर जी खुद लॉयर थे, तो उन्होंने ये याचिकाएं लिखी। उनका ये मानना था कि साम दाम दंड भेद कुछ भी करके यहाँ जेल में सड़ने से क्या होगा। 50 साल की आपको उम्र कैद दी गई हो, आपको 50 साल जेल में रहना हो, तो आप वहाँ पे बस जाके हार जाएंगे कि भाई ठीक है मैं जेल में हूँ। उन्होंने पूरी कोशिश की हर तरीके से कि यहाँ से मैं कैसे निकलूँ और जाके अपने स्वतंत्रता संग्राम में और अपने देश के लिए कल्चरली, सोशली मैं क्या करूँ, आज़ादी की लड़ाई में योगदान दे सकूँ। इसीलिए उन्होंने बाहर आने की कोशिश की। या वो कोई भी करेगा, कोई भी करेगा। तो क्यों उनको फिर माफ़ी वीर कहा जा रहा है आजकल? ये माफ़ी वीर जब उनकी तरफ, उनके खिलाफ बहुत गलत प्रोपेगेंडा चलाया गया है, शुरू से ही चलाया गया है। वो शुरुआत वहाँ से हुई थी जब उन्हें रॉन्गफुली गांधी जी के मर्डर में अक्यूज़ किया गया था। हालांकि उनके कोई एविडेंस नहीं था, कोई जुडिशियल एविडेंस नहीं था। उनको बोला कि इनकी सोच की वजह से इनका ताल्लुक हो सकता है उससे। गोडसे के साथ उनका नाम आया था। जी। पर वो बाद में बरी हो गए थे क्योंकि एविडेंस तो छोड़ो, कोई कनेक्शन ही नहीं एस्टेब्लिश कर। क्यों उनका नाम जोड़ा गया था फिर? हाँ, उसके पीछे कहानी है। क्या हुआ था कि आज़ादी से पहले 3 मेजर पॉलिटिकल पार्टी इंडिया में होती थी, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग और कांग्रेस। जब मुस्लिम लीग वाले मोस्टली लीडर्स पाकिस्तान चले गए
और कांग्रेस और हिंदू महासभा यहाँ रह गए। कितने लाखों हिंदू पाकिस्तान से यहाँ आए थे और सब ने जो पार्टीशन का जो दर्द था, जो वायलेंस था, जो दुर्गति लोगों की हुई, सब ने देखी थी। तो पलड़ा अभी हिंदू महासभा की तरफ भारी होने लगा था। अब हिंदू महासभा के आइडियोलॉग और जो उनके प्रेसिडेंट रह चुके थे वो थे सावरकर। सावरकर जी को अक्यूज़ करके उन्हें पूरी हिंदू महासभा पे धब्बा लगा दिया, उसको विलीफाई कर दिया और 1952 के इलेक्शन में कांग्रेस ऑलमोस्ट अनअपोज जीत गई और 70 साल तक हम पे राज किया, एक ही परिवार ने, जिसके अगेंस्ट, बहुत अगेंस्ट थे सावरकर जी। फिर उनको लगता था कि वो इतने स्ट्रांग हैं कि उन्होंने कभी ज़्यादा उनको दबाने, फिर कपूर कमिशन बिठाई जब उनकी। मतलब आप ये कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी की साजिश थी, कांग्रेस के नेताओं की, समर्थकों की, उनके पूरे हिस्टोरियंस की उनके हिस्टोरियंस जो थे, माजुमदार जी एक अपॉइंट किए गए थे, पर उन्होंने जब सच्चाई लिखी तो उनको निकाल दिया था। फिर जो गवर्नमेंट क्रोनीज थे उन्होंने ही हमारा इतिहास लिखा, जो कि एनसीईआरटी बुक्स में भी, उसमें भी मोस्टली लेफ्ट लीनिंग लोग होते थे जिन्होंने हमारा एजुकेशनल सिस्टम बनाया, तो उसके अंदर इनका कोई जिक्र ही नहीं था, इनको बिल्कुल कर दिया। जब इनकी मौत हुई, जब ये, और ये भी बहुत अच्छी वो है कि गांधी जी ने और बहुत सारे कांग्रेस के लीडरों ने आमरण अनशन किया, कोई मरा नहीं। क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली में सावरकर जी ने आमरण अनशन किया था, उन्होंने एंड ऑफ हिज लाइफ समाधि ली थी कि अब मैं इस देश के लिए सोशली, कल्चरली, पॉलिटिकली कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता हूँ, तो मैं जा रहा हूँ। उन्होंने आमरण अनशन किया था, समाधि ली थी। तो ये एक बहुत आयरॉनिक बात है जिस पे कोई ध्यान नहीं देता है कि जो अहिंसा के आदमी थे वो गोली से मरे और जो हिंसा के आदमी थे उन्होंने आमरण अनशन किया। तो हमारी हिस्ट्री में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो किसी का ध्यान उस तरफ गया नहीं है। और जब गांधी जी आमरण अनशन किया लेकिन उससे उनकी मृत्यु नहीं हुई, कभी नहीं हुई, तो नहीं क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि आमरण अनशन की जो बात करते हैं, अहिंसा की जो बात करते हैं, वो एक पॉलिटिकल टूल था, दिखावा था, जिससे कि लोग जुड़े। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, गांधी जी का योगदान मैं बिल्कुल भी उसको कम नहीं कर रहा हूँ हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई में। पर मैंने एक बात की, भाई जो आदमी, सावरकर जी वॉज अगेंस्ट फास्टिंग ऑल हिज लाइफ, मतलब अगेंस्ट दिस कि भाई अगर तुम खाओगे पियोगे नहीं तो तुम्हारे में ताकत कैसे आएगी लड़ने की। पर ये जब 90s, लेट 90s में जब एक हिंदू लीनिंग पार्टी बीजेपी का जब वो पावर में आने लगे, तब इनके नाम, क्योंकि ये हिंदुत्व के आइडियोलॉग थे, उसके फादर बोल सकते हैं आप उनको, तो एक बढ़ती हुई दूसरी पॉलिटिकल सोच को दबाने के लिए इन पे ये लालचना लगानी शुरू की। माफी वीर थे, ये थे, वो थे, और किसी को नहीं पता है। पॉलिटिकल रीजन से ये आरोप लगते हैं। पॉलिटिकल रीजन, आज भी पॉलिटिकल रीजन से आरोप लगते हैं। आज भी एक्चुअली हमारे पॉलिटिकल डिस्कोर्स में सावरकर जी का नाम गांधी जी से ज़्यादा है, उनके ऊपर ज़्यादा बातचीत होती है, और उनको मरे कितना समय हो गया है, पर वो आज भी जीवित है। उनका हिंदुत्व का आइडिया आज भी किसी न किसी फॉर्म में हमारे देश को एक आइडेंटिटी, एक संस्कृति, एक सिविलाइजेशन का एक एहसास दिलाता रहता है। आपकी फिल्म के टीजर में वो जो डायलॉग है वो ये है, गांधी जी बुरे नहीं थे, लेकिन वो अहिंसावादी सोच पर अड़े नहीं होते तो देश 35 साल पहले आज़ाद हो गया होता। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि गांधी जी की वजह से आज़ादी हमें 35 साल देर से मिली, और सावरकर के हाथों में चीज़ें होती तो 35 साल पहले आज़ाद हो जाता? जी, हमारा देश अहिंसा के रास्ते पे जब चलने लगा, वो एक बहुत ही, दुनिया में हमारा उस अहिंसा के रास्ते ने बहुत नाम किया है, हमारी बहुत अच्छी ब्रांडिंग है अहिंसा। पर उससे अहिंसा में जो डायलॉग हुआ, जो आदान प्रदान, प्रस्ताव, वो जो हुआ, उसमें बहुत समय लग गया। सावरकर जी जब सबसे ज़्यादा एक्टिव थे 1901 से 1910 तक, जब उनको काला पानी का कारावास की सज़ा की, 2 लाइफ टाइम 50 साल की सज़ा उनको दी थी, तो उस वक़्त, उस टाइम पे सीक्रेट सोसाइटीज़ बन चुकी थी,
पंजाब में, महाराष्ट्र में, साउथ में, बंगाल में, और वो आपस में टच में आ गए थे। सावरकर जी की भी एक सीक्रेट सोसाइटी थी कॉल्ड अभिनव भारत, राइट। तो ऐसी ही यूरोप की सीक्रेट सोसाइटी से जाके वो जब लंदन गए तो उन्होंने वहाँ पे उनसे कांटेक्ट एस्टैब्लिश किया, एक पूरा नेटवर्क बनाया। बीका जी कामा, मैडम कामा थी वहाँ पे, और श्याम जी वर्मा थे जो कि वहाँ पे रेवोल्यूशनरी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देते थे, रहने की जगह देते थे एक इंडिया हाउस में। तो वहाँ पे वो हो गया था। और सावरकर जी ने हमारी जो हमको स्कूल में पढ़ा गया था कि 1857 सिपॉय म्यूटनी, 1857 सिपॉय म्यूटनी, सावरकर जी ने वहाँ पे रिसर्च करके एक किताब लिखी थी कि 1857 भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। उस सोच ने, उस बुक ने तहलका मचा दिया था। वो पहली बुक थी जो प्रिंट होने से पहले बैन हो गई थी। तो उस बुक ने तहलका मचा दिया था। और वो बुक आज़ाद हिंद फौज तक, भगत सिंह, HSRA, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन थी, सबको वो पढ़नी ज़रूरी थी वो किताब। तो मतलब सशस्त्र क्रांति के आइडियोलॉग बन गए थे। आई जस्ट रैप इट अप। तो उस वक्त उन्होंने वहाँ से बंदूकें भेजी हिंदुस्तान बड़ी तादाद में, बॉम्ब मैनुअल्स जो कि उन्होंने लेनिन से एक्वायर किए थे वो भेजे। और हिंदुस्तानी फ़ौज में, अंग्रेज़ों की फ़ौज में हिंदुस्तानी सोल्जर्स को लिखा कि बगावत के लिए तैयार रहो। प्रिंसली स्टेट्स को लिखा कि आपने अगर हमारा रेवोल्यूशन ज्वाइन नहीं किया तो आम जनता तुम्हारा क्या हाल करेगी, तुम्हें पता भी नहीं। तो उन्होंने पूरा एक नेटवर्क बना लिया था। और उसके बाद जब वो हो रहा था, तिलक जी को अरेस्ट कर लिया। खुदीराम बोस ने पहला बड़ा बम हिंदुस्तान की धरती पे फोड़ा, जो कि उसी मैनुअल से बना था जो कि सावरकर जी ने इंग्लैंड से भेजी थी। तो इस तरह करके पूरा एक मोमेंटम बन रहा था। बट सावरकर जी को काला पानी की सज़ा हो गई, तिलक जी को मंडले भेज दिया गया, फिर तिलक जी का देहांत हो गया। तो हार्ड लाइनर कांग्रेस में भी ख़त्म हो गए और मॉडरेट्स ने टेक ओवर कर लिया अंडर गोखले साहब। और उनके शागिर्द थे MK गांधी। और वहाँ से एक अहिंसा का एक ऐसा वो शुरू हुआ कि अंग्रेज़ों, तभी मैं इस पिच में डायलॉग भी है कि कांग्रेस के किसी मेंबर को काला पानी की सज़ा क्यों नहीं हुई, क्योंकि वो थ्रेट नहीं थे। जो भी थ्रेट होता, चाहे वो वासुदेव फाड़के थे जिनको यमन भेजा गया, चाहे वो लोकमान्य तिलक थे जिनको मांडले भेजा गया, या सारे 1857 के क्रांतिकारी, और जो भी अब बंदूक उठाता था उनको काला पानी भेज देते थे कि वो मेन लैंड के जेल में भी किसी से टच में ना रहें। वही आपके इस फिल्म के टीजर में वो लाइन लिखी है ना, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल रेवोल्यूशनरी, द मैन मोस्ट फियर्ड बाय ब्रिटिश। इसका मतलब लोग सावरकर से और उनकी सोच वाले लोगों से डरते थे, और अंग्रेजों को अहिंसावादी लोग सूट करते थे उनको। और हिंसावादी उनसे, देखिए, किसी भी क्रांतिकारी को 2 उम्र कैद नहीं हुई। किसी भी क्रांतिकारी को 27 साल काला पानी से छूटने के बाद भी हाउस अरेस्ट में नहीं रखा गया। उनको 2 शर्तें थी छूटने की वहाँ से, कि अब मैं किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में वो नहीं करेंगे, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, किसी रिलीजियस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो भाई अगर वो माफ़ी मांग रहे थे उनसे और वो ये सब, तो अंग्रेज़ों ने उनको छोड़ क्यों नहीं दिया? वो तो उनके आदमी थे। घूम कौन रहा था बाहर? अहिंसावादी। तो अंग्रेज़ों को भी सूट कर रहा था ये। और मैं अपनी पिक्चर में, मेरी पिक्चर एक्चुअली सशस्त्र क्रांति के ऊपर है, जिसमें सावरकर जी का योगदान बहुत ज़्यादा था, आइडियोलॉजिकली इन्फ्लुएंसली। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो आपने फिल्म बनाई है, इसमें आपने इसे डायरेक्ट किया है? जी। आपने इसे लिखा जी। और इसमें एक्ट भी कर रहे हैं? जी। तो इसमें सावरकर जी के बारे में जो कुछ भी कहा गया है, आप उससे इत्तेफाक रखते हैं ना? आप यकीन करते हैं ना उसमें? मैं कह रहा हूँ, सावरकर जी के थ्रू मैं कह रहा हूँ। Okay. और सावरकर जी की जो सोच थी उसको मैंने दर्शाया है। तो और आप उसमें यकीन रखते हैं? आप मानते हैं कि ये सावरकर जी थे? बिल्कुल। ओके, ऑलराइट। मतलब इसमें सिर्फ एक्ट करने वाली बात नहीं है ना, यू बिलीव इन? यस, आई डिड। सावरकर। मैंने बहुत किताबें पढ़ी यार, बहुत कुछ पढ़ा, दोनों पक्ष की किताबें पढ़ी और फॉरेन के लोगों की किताबें पढ़ी। जब वो अरेस्ट हुए थे काला पानी के लिए, उनको भेजा था इंग्लैंड से, तो मार्से के कोस्ट पे फ्रांस में वो शिप पोर्ट होल में से कूद के भाग लिए थे। और वो वहाँ पे अगर वो भाग जाते तो शायद दुनिया का अलग ही एक वो होता, हम हिंदुस्तान का नक्शा अलग होता और हिंदुस्तान का फ्यूचर अलग होता। नक्शा अलग होता मतलब? अखंड भारत की बात करते थे वो। आखिर तक वो लड़ते रहे कि भारत टूटे नहीं। आप भी अखंड भारत में यकीन करते हैं? बिल्कुल। मैंने तो हरियाणा से जाके मणिपुर में शादी की है यार।
इससे बड़ा क्या हो पर सकता आपको है? बिल्कुल डर नहीं लगा रणदीप ये फिल्म का सब्जेक्ट चुनने से पहले, क्योंकि ये पॉलिटिकली बहुत ही सेंसिटिव इशू है आज की तारीख में? ये 2 साल से मैं बना रहा हूँ और डर, मुझे बहुत लोगों ने, बहुत शुभ चिंतकों ने बोला इसमें मत पढ़ो, ये मत करो, ये ठीक चीज़ नहीं है। तो फिर मुझे और मैंने जान लगाई इसमें कि सब बोलते हैं सावरकर क्यों, मैं कहा सावरकर क्यों नहीं। जब गांधी जी पे 80 के दशक में पिक्चर बन गई थी, सरदार पटेल पे 2 पिक्चरें बनी हैं, राजा रवि वर्मा, चार्ल्स सोबराज का रोल मैंने किया है, इन सब की जीवन पे जो पिक्चरें बनी है, तो सावरकर जी पे क्यों नहीं। ये डर है उनको, पता नहीं क्यों इतना उनसे भय है, आज भी भय है लोगों को। किन से? सावरकर जी से और उनकी सोच से। एक तकबा है जो उनसे बहुत इत्तेफाक नहीं रखता। तो आप तैयार हैं उन सारे राजनीतिक हमलों के लिए जो अब आप पर होने वाले हैं? अरे ये फिल्म मेरे ऊपर बनाने क्या हमला करेंगे, जो उन्होंने सावरकर जी पे किया उसके आगे मेरा हमला या मेरी तकलीफ उनके सामने कुछ नहीं है। तो बिल्कुल पर आपको एहसास था कि ये कंट्रोवर्शियल इशू बनेगा, होने वाला है? मैं इसको कंट्रोवर्शियल इशू सोच के नहीं किया था। मेरे को ये लगा कि ये सच, व्हाई हैज इट बीन ब्रश्ड अंडर द कार्पेट। ओके, तो ये आपका आइडिया था फिल्म बनाने का? नहीं, आइडिया मेरा नहीं था। आइडिया जो प्रोड्यूसर है एक और संदीप सिंह, उनका था। मुझे एज एन एक्टर लाए थे, पर ना स्क्रिप्ट थी ना कुछ था, तो सब मैंने उसके बाद आइडिया मेरा था। ओके। और खुद को कास्ट करने का फैसला भी आपका था? नहीं, मैं एक्चुअली एज एन एक्टर ही कास्ट हुआ था। अगर मेरे को चॉइस देते तो शायद मैं एज एन एक्टर नहीं करता, क्योंकि सावरकर जी की तरह लगना बहुत ही कठिन था मेरे लिए। तो वही तो देख रहा हूँ, तो बेचारे दुबले पतले से थे और आप इतने फिट। नहीं, मैं भी दुबला पतला हूँ इस पिक्चर में। बहुत मैंने वजन, कितना वजन गिराया? 30 किलो। 30 किलो कितने दिनों में गिराया? तो मैंने 1-2 महीने में था, फिर उसको बहुत लंबा खिंच गया। अंडरवेट में बहुत ज़्यादा दिन रहा, मेरी मसल्स ख़त्म हो गई, मेरा घुटना चटक के ऐसे हो गया। पर फिर मैं बीच में घुटना, फिर मेरे को दोबारा वेट गेन हो गया, क्योंकि मैं 8 हफ्ते बिस्तर में पड़ा रहा। फिर मैंने दोबारा उसको लूज़ किया। पर मेरी बहन अंजलि हुड्डा इंटरनल मेडिसिन की डॉक्टर हैं, तो उनके न्यूट्रिशन और उनके गाइडेंस में मैंने ये सब किया है। आपको किसी को घर पे नहीं करना चाहिए। और सावरकर जी की भाई एक और बात बताता हूँ मैं। ये पिक्चर्स में पीछे दिखा रहा हूँ, आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना आपका, वो आप देखेंगे तो जाहिर है लोगों को भी यकीन नहीं हो रहा है। सीरियसली शक्ल से लोगों को लग रहा हो कि रणदीप हुड्डा हैं, पर इतने पतले कैसे हो गए? 30 केजीज, 30 किलो आपने कम किया है। और 1-2 महीने में कम किया है। नहीं, ओवर तो उसके लिए तो मतलब बहुत एकदम क्रैश डाइट और पता नहीं क्या क्या करना पड़ा। ये देखिए तस्वीरें, देखिए बहुत साइंटिफिकली किया है। ये तो उनकी जब उम्र हो गई और थी ये तब के हैं। ये तो खैर पिक्चर शुरू होने से पहले लिया था। और ये जिसमें उनको टॉर्चर किया गया, ये इसमें हूँ मैं। आई थिंक आई मस्ट बी अबाउट 60 किलोज। अच्छा, और आप सेलुलर जेल में गए भी थे? ये देखिए वहीं की जी जी, मैं सेलुलर जेल में गया और वहाँ पे एक तो इतनी भयानक वो लगती है, और उसके इतने लंबे लंबे कॉरिडोर हैं जिसमें मेरे को तो अभी भी लोगों की रूह महसूस होती है। तो जब मैं वहाँ रेकी के लिए गया तो मैंने कि भैया थोड़ा सा महसूस करूँ, तो मैंने उनको बोला अपनी टीम वालों को कि यार दरवाज़ा बाहर से बंद कर दो, गेट, और तुम जाओ बैठो, मैं थोड़ा टाइम बिताना फील करूँ कि क्या उन पर क्या गुजरी थी। उफ, 2-5 मिनट में मेरा सांस फूलने लगा भाई। मेरे को बहुत, मैं तो रहा नहीं गया मैं। और फ़ोन उनको दे दिया था, मैं कहा कहीं फ़ोन पे ना बैठा रहूँ। तो मैं चिल्ला के बुला रहा हूँ, आवाज़ भी नहीं जा रही है। तो कितनी देर बाद निकाले? वो जो झटपटाहट थी मेरी, वो मैं भूला नहीं। और वही मैंने फिर पिक्चर को, उस एक्सपीरियंस को एम्पलीफाई करके मैंने पिक्चर में फिर दिखाया भी। तो ऐसा, पर उन्होंने वहाँ पे रह के 6000 कविताएं लिखी। वो दीवार पे नाखून से या चारकोल से लिखते थे और वेट करते थे कि उनको पनिशमेंट कब मिले, ताकि वो दोबारा दीवार साफ़ कर दें और लिख दें। और उनको सबको उन्होंने याद किया, और बाद में जब बाहर आए तो किताबों में लिखा। तो बहुत ही इंटेलेक्चुअल जायंट थे, उनकी लिखाई, उनका जो उन्हें। आप तैयार हैं रणदीप, अब आपको भारतीय जनता पार्टी से जोड़ा जाएगा, इसके लिए आप तैयार हैं? भाई विपक्षी जो उन्हें माफी वीर कहते हैं, वो तो ये कहेंगे ही कि ये तो बीजेपी की विचारधारा है पूरी। तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? बीजेपी की विचारधारा में क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं लगती मुझे, तो बहुत अच्छी लगती है। ओके। आप नरेंद्र मोदी जी से प्रभावित हैं? बिल्कुल, उन जैसा डिसिप्लिन, उन जैसा एक स्ट्रॉन्ग डेडिकेटेड लीडर इस देश को इतने सालों बाद मिला है, तो बिल्कुल हम सबको खुश होना चाहिए। ओके। क्या रणदीप हुड्डा बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं? देखिए, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं कलाकार हूँ।
नहीं, अब ये सारे सवाल आएंगे, अब इनको आपके नहीं, आपको तैयार रहना कल को पड़ेगा। मैं अगर किसी ऐसे शख्स पे पिक्चर बनाऊं जो कि बीजेपी की विचारधारा से मेल नहीं रखता है एज अ कलाकार, तो क्या मैं कलाकार कम हो जाऊंगा या मेरी विचारधारा बदल जाएगी? नहीं, मैं कलाकार ही हूँ। मेरे को हर तरीके से सोचने का हक है और वही मेरा काम है। बिल्कुल। पर पॉलिटिक्स के बारे में शायद फिल्में छोड़ने के बाद या आने वाले समय में देखिए, दरवाजे खुले हैं आपके? देखिए, देश की सेवा करने का मेरे अंदर वैसे भी है। मैं खालसा एड के साथ जुड़ के क्लीनलीनेस ड्राइव्स में, मैं वाइल्ड लाइफ के लिए, एनवायरनमेंट के लिए मैं करता रहता हूँ, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ लोग कहते हैं ना, राजनीति बहुत गंदी होती है, कीचड़ होती है, इसमें नहीं जाना चाहिए। आपके वैसे विचार नहीं है? मेरे वैसे विचार नहीं है यार। मैं तो अभी एक राजनीतिक और रेवोल्यूशनरी आदमी की कहानी पे काम किया है, तो मेरे विचार अभी वैसे ही हैं। नहीं, मैं इसलिए भी कह रहा हूं ना, क्योंकि अभी राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ था, आपको उसमें भी प्रधानमंत्री ने बुलाया था। बिल्कुल आप वहां गए भी थे और कितनी- गर्व से आप गए थे। देखिए ना यार, कितने सालों के संघर्ष के बाद एक हिंदू मेजॉरिटी कंट्री में राम मंदिर, जो कि हमारे सांस्कृतिक, ना ही सिर्फ धार्मिक बट सांस्कृतिक एक हमारे प्रतीक हैं, वो बनाने में इतने साल लग गए। ये कैसी राजनीति है? ये क्या है? मुझे समझ में ही नहीं आता कई बारी। सावरकर जी ने भी, एक्चुअली सावरकर जी को डिवाइसिव फोर्स भी बोलते हैं, पर उन्होंने, हाँ, वो कहते हैं कि टू नेशन थ्योरी का तो उन्होंने समर्थन टू किया था। नेशन थ्योरी सैयद अहमद खान साहब ने दी थी, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्थापक थे। उन्होंने ये थ्योरी दी थी, और उस वक़्त ऐसा था कि कुछ मुस्लिम लीडर्स ये समझते थे कि जब अंग्रेज़ यहाँ आए थे तो यहाँ सल्तनत थी, और जब जाएंगे तो सल्तनत हो। डेमोक्रेसी में उनको इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि वो अल्पसंख्यक थे और मेजॉरिटी की जीत होती है डेमोक्रेसी में। तो उनको एक्चुअली में डेमोक्रेटिक प्रोसेस में जोड़ने के लिए गांधी जी ने कैलिफेट मूवमेंट, जिसको खिलाफत मूवमेंट का नाम दे दिया गया, उसमें हिस्सा लिया, उसके प्रेसिडेंट बने, ताकि मुसलमान लोग कांग्रेस ज्वाइन करें। और जब ये खिलाफत का वो उठा, जो कि एक तुर्की में जो कैलिफ थे, उनकी पावर लाने के लिए जब राय बरेली के शौकत अली और मोहम्मद अली, दो भाई, उन्होंने अभियान चलाया नॉन कोऑपरेशन का, तो सावरकर जी उस वक्त जेल में थे। उन्होंने ये देखा, और उस वक्त पैन इस्लामिक इन्वेजन का डर था कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से अगर जिहाद के नाम पे लोग हमला करेंगे, और अंग्रेज़ी फ़ौज में मोस्टली लोग मोहम्मदन थे उस एरिया में, तो क्या वो देश के लिए लड़ेंगे या धर्म के लिए लड़ेंगे? इसीलिए उन्होंने ये बात, ये हिंदुत्व का उन्होंने पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बनाई, जिसमें वो बोलते हैं कि हिंदुत्व एक राजनीतिक, भूगोलिक, सांस्कृतिक इतिहास है, किसी धर्म का नहीं। जो हिंद को अपना माने वो हिंदू है, चाहे वो किसी भी धर्म, जात या समाज का क्यों ना हो। तो वो तो आरएसएस बोलती है कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर शख्स हिंदू है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। क्योंकि वो पॉलिटिकल है ना, क्योंकि वो एक जियोग्राफिकल लोकेशन है। इंडस रिवर से सागर तक जो भी इस भारत विशाल भूमि में रहते हैं, जो इसको अपनी पितृभूमि यानी अपने पूर्वजों की ज़मीन मानते हैं, मातृभूमि यानी यहाँ की संस्कृति, खान पान, वेशभूषा, त्योहारों को अपना मानते हैं, ये और वो हिंदू हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो। और क्योंकि वहाँ पे अटैक होने वाला था धर्म के नाम पे, तो उन्होंने ये लिखा था कि वो इसकी पुण्य भूमि भी होगी, जहाँ पे सबको मिर्ची लगती है, कि देश धर्म से ऊपर होना चाहिए। अगर आप धर्म को देश के ऊपर करते हैं तो आप हिंदू नहीं हैं। अगर आप धर्म को देश के ऊपर करते हैं तो आप हिंदू नहीं हैं। जी नहीं। उसी तरह अगर आप धर्म को देश के ऊपर करते हैं तो आप मुसलमान भी नहीं हैं। बिल्कुल नहीं है। वो सावरकर जी की सोच नहीं। उन्होंने उससे पूछा था कि मुसलमान फिर कैसे हिंदू, क्या मुसलमान भी हिंदू हैं? हाँ। तो उन्होंने बोला था हाँ बिल्कुल, अगर वो इस भारत धरती पे किसी मस्जिद या दरगाह में अपनी आस्था रखते हों और देश को ऊपर मानते हो, देश को धर्म से ऊपर मानते हो, तो वो बिल्कुल हिंदू हैं। वो सिखों को तो सबसे बड़ा हिंदू मानते थे, क्योंकि वो ढाल बन के खड़े हुए थे हमारे पूरे सब कॉन्टिनेंट को बचाने। आप पर ये आरोप लगने वाला है रणदीप कि आपने बीजेपी और संघ के इशारे पर यह फिल्म बनाई है, वीर सावरकर। क्या जवाब देंगे? अरे, इशारे पे फिल्म बनाई होती तो मैं 2 साल इस पर स्ट्रगल करके इतना, मेरे को खुद में 2 साल से काला पानी में हूँ यार, इतना स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं होती। पर ये सावरकर जी की विचारधारा है, जो कि बीजेपी और संघ से पहले थे। ये वहाँ के, ये उस टाइम की विचारधारा है, जिस आदमी ने बिना एग्जाम्पल के जब ये बनाई थी सोच,
ये उस आदमी की है। ईमानदारी से बताइएगा, 2014 से पहले क्या ये फिल्म बन सकती थी? मुश्किल सवाल है, लेकिन मैं, क्योंकि अब आप खरी कह रहे हैं। मेरे ख्याल से नहीं बन सकती थी। इसमें भी एक वाक्य है, हृदयनाथ मंगेशकर जी, जो कि लता मंगेशकर जी और आशा भोसले जी के भाई थे, वो ऑल इंडिया रेडियो में काम करते थे। तो उन्होंने एक लता जी की गाई हुई सावरकर जी की पोयम सागरा प्राण तड़मड़ला को उन्होंने वहाँ पे पेश किया, तो उन्हें बर्खास्त कर दिया। और ये भी एक फैक्ट है कि कोई नहीं जानता है कि सावरकर जी, तीनों भाई क्रांतिकारी थे, बाबा राव सावरकर, विनायक सावरकर और नारायण राव सावरकर, जो कि डॉक्टर थे। नारायण राव सावरकर को गांधी जी की हत्या के बाद मॉब लिंच किया गया था, जिसमें वो मरे थे, गिरगांव चौपाटी में, बॉम्बे में 8,000 ब्राह्मणों को मारा था। हमें नहीं बताया गया। तो कौन ऐसा बड़ा क्रांतिकारी है जिसकी फैमिली के साथ ऐसा हुआ हो और वो दुनिया को पता ना हो? ओके, आप अपने एक्टिंग करियर में कहां पर हैं रणदीप, जो आपको ऐसी फिल्म बनाने का ख्याल आया? कौन सा स्टेज है अभी? आपने इतनी फिल्में कर ली, मेरा स्टेज सुपर हिट्स फिल्में कर ली हैं और सुपरस्टार हॉलीवुड में भी अपना नाम। मेरा स्टेज यही है एज एन एक्टर कि मैं अभी, जब तक मुझे बात ज़्यादा नहीं छूती है, अभी मैं सेट पे नहीं जा पाता हूँ, मेरा मन ही नहीं करता है। फिल्म ऐसी होनी चाहिए जो अंदर से आए, आवाज़। या अभी देखो, इसको मैंने सारागढ़ी के लिए 3 साल दाढ़ी उगाई थी, पूरा सिख बन गया था। उसमें पिक्चर बनी नहीं, कंप्लीट ही नहीं हुई। तो उसके बाद से यही मेरे पेरेंट्स ने बोला, भाई दोबारा ऐसे प्रोजेक्ट में मत घुसना। और फिर घूम फिर के 2 साल से मैं सावरकर में काम कर रहा हूँ। सरबजीत भी मुश्किल था? वो कौन सा? सरबजीत भी मुश्किल था, हाँ मुश्किल था, पर उसमें इतना लंबा समय नहीं लगा था। सावरकर जी की पिक्चर बनाते 2 साल हो गया, मैंने कोई काम नहीं किया है, कोई कुछ नहीं किया है, और इतना वेट लूज़ किया है। तो ये कौन सा प्रोपोगेंडा है, मुझे बताइए, कौन करता है ऐसे प्रोपोगेंडा, बताइए मुझे। और मैं तो कहता हूँ कि ये प्रोपोगेंडा पिक्चर नहीं, एंटी प्रोपोगेंडा पिक्चर है, प्रोपोगेंडा को काटने के लिए। हाँ, कितने सालों से सावरकर जी को क्या पता नहीं क्या क्या कहते रहते, तुम सबको ठीक करने आए हैं पिक्चर लेके। पर लेकिन आप भी सोचेंगे ये बात तो, कि अब जब आपने ये फिल्म इस तरह की कर ली है, तो एक बाउंड्री, एक हद टूट जाएगी इसके बाद। जैसे ना 14 से पहले तो बनाना मुश्किल था। आपको लगता है सावरकर जी की इमेज, छवि या उनके बहुत सारे मिथ अब टूट जाएंगे इस देश में और वो ज़्यादा स्वीकार्य हो जाएंगे? देखिए, उनके ऊपर बहुत अच्छी अच्छी किताबें अभी रिसेंटली लिखी गई हैं और ये मूवी भी आ रही है। इस मूवी में भी मैंने कोई ऐसा पक्ष लेके उनको ग्लोरीफाई नहीं, मैंने फैक्ट्स बताए हैं क्या क्या हुआ है। और पिक्चर में आप देख के आप डिसाइड कीजिए ना, वो वीर थे कि नहीं। क्या ये आपके करियर की सबसे मुश्किल फिल्म है? बिल्कुल मुश्किल फिल्म है, क्योंकि इसको मैं डायरेक्ट भी कर रहा था और प्रोड्यूस, पैसे भी लगाए हैं और सब कुछ किया है। तो ऑब्वियसली सबसे मुश्किल फिल्म थी, और एज ए रोल ऑल्सो। मतलब एक्सट्रैक्शन से भी ज़्यादा मुश्किल? एक्सट्रैक्शन तो कहाँ मुश्किल थी, एक्सट्रैक्शन नहीं मुश्किल, उसको तो एक्शन मुश्किल था, बाकी एक्सट्रैक्शन तो वाज अ पीस ऑफ केक। रियली? या एक्सट्रैक्शन। हम तो समझते थे कि बॉलीवुड और हॉलीवुड में काम करने में बहुत फर्क होता है रणदीप। काम कर भाई, मैं तो बॉलीवुड में भी हॉलीवुड वाला ही काम करता हूँ। ओके, पर ये अच्छा था कि आपने खुद ये माना है कि ये आपके करियर की सबसे मुश्किल फिल्म थी। जी। क्या आप हमेशा एक्टर बनना चाहते थे रणदीप? जी, हमेशा, ऑलवेज? बचपन से? बचपन से। पर लेट शुरू किया ना आपने शुरू में शायद? क्योंकि हमारी फैमिली में या कहीं पे दूर दूर तक कोई ऐसा कला के साथ जुड़ा हुआ नहीं था। किसान फैमिली थी, मेरे फादर वहाँ पढ़ लिख के स्कॉलरशिप पे डॉक्टर बन गए, तो हम लोग थोड़ा गांव से निकल के शहर में आ गए। फिर मेरे फादर पूरी दुनिया में उन्होंने काम किया, तो कोई गाइडेंस नहीं थी, सोच नहीं थी। पर मैं हमेशा से, स्कूल में भी मैं नाटक करता था, स्कूल में भी मैंने नाटक डायरेक्ट भी किए हुए हैं। अच्छा, तो ये प्यार एक्टिंग वाला ये पुराना है, ये याराना पुराना है। फिर हम पढ़ते हैं आप ऑस्ट्रेलिया गए थे, वहां पर आपने कार वॉश किया है, रेस्टोरेंट में काम किया है। स्ट्रगल तो बहुत किया आपने। हाँ, वहाँ पे सभी लोग ये काम करते हैं अपना घर चलाने के लिए, और वहीं पे कमा के वहीं पे खर्च करें तो बेहतर है। यहाँ से, इंडिया से वहाँ पे करेंसी लेके जाओगे तो बहुत महंगा पड़ जाता है। राइट। क्या देश का माहौल खराब है रणदीप आपके हिसाब से? विपक्षी दल कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है, और देखिए सारे सरकारी संस्थानों पर, संवैधानिक संस्थाओं पर सरकार का कब्जा है, मुस्लिम खतरे में है, असुरक्षित है।
मेरा ये मानना नहीं है, पर मैं कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं हूँ। मैं आपकी राय जानना चाहता हूं। मेरे को ऐसा नहीं लगता। देश ठीक है, देश अच्छा है, सही दिशा में जा रहा है, बिल्कुल। हिंदू राष्ट्र की तरफ जा रहा है। हिंदू राष्ट्र जिसके अंदर सभी की एक्सेप्टेंस है, हिंदू ज्योग्राफिकली, पॉलिटिकली और संस्कृति, सिविलाइजेशनली हम लोग हिंदू हैं, जैसा कि मैंने बताया था। क्योंकि हम मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड, देखिए वो सब मैं उनके बारे में इतना जानता नहीं हूँ। मतलब सबके लिए एक कानून, सबके लिए कानून। सावरकर भी यही कहते अब थे। मैं वो इसीलिए मैंने पूछा। सावरकर जी यही कहते थे कि कांग्रेस की डिमांड है कि मुस्लिमों को ज़्यादा वो कुछ दे रहे हैं, ज़्यादा सीटें दे रहे हैं। उनको ये लगता था कि एक मुस्लिम वोट 3 हिंदू वोट के बराबर होगी, ऐसा कैसे हो सकता है। वो यही चाहते थे, और हिंदू महासभा भी यही चाहती थी कि सब इक्वल हों, सबको एक ही राइट मिले, मेजॉरिटी का भी वही राइट, माइनॉरिटी का भी वही राइट, किसी को भी कोई स्पेशल राइट ना मिले। आपने जब इतनी रिसर्च की, आपको क्या समझ में आया कि, और हिस्ट्री आप पहले भी पढ़ते थे, अंग्रेजों का काल ज्यादा बुरा था या मुगलों का काल ज्यादा बुरा था? देखिए, अंग्रेज़ों ने यहाँ पे आके जो बड़ी तादाद में धर्म के नाम पे जो एट्रॉसिटीज़ थी वो अंग्रेज़ों ने कम की थी मुग़लों से। तो मुग़लों का राज शायद उस मामले में बहुत ज़्यादा वो था। अगर आप मुस्लिम नहीं होते तो आपको एक जजिया देना पड़ता था, एक टैक्स देना पड़ता था, और कन्वर्जन बहुत बड़ी तादाद में हुई थी। तो सभी कालों में अपनी अपनी प्रॉब्लम होती है, पर अंग्रेज़ काल में अलग प्रॉब्लम थी, मुग़ल काल में अलग। ओके, अब मेरा रैपिड फायर राउंड जी, जिसमें छोटे सवाल, छोटे छोटे जवाब। जी। विल रैप दिस अप वेरी क्विक। जी। ओके, रणदीप हुड्डा, रैपिड फायर राउंड में पहला सवाल आपके लिए, वीर सावरकर के साथ क्या हिंदुस्तान में आज अन्याय हो रहा है? जी। ओके, सावरकर को गद्दार कहना सही है? बिल्कुल गलत है। सावरकर को आतंकी कहना सही है? अंग्रेज़ों के खिलाफ वो आतंकी थे। सावरकर को डरपोक कहना सही है? बिल्कुल गलत। सावरकर को माफी वीर कहना सही है? बिल्कुल बकवास। जो लोग सावरकर को माफी वीर कहते हैं उन्हें आप क्या कहेंगे? थप्पड़। सावरकर की चलती तो देश 35 साल पहले आजाद हो गया होता। बिल्कुल। क्या गांधी जी की वजह से आजादी 35 साल देर से मिली? बिल्कुल। देश का सबसे बड़ा स्वतंत्रता सेनानी आप किसे मानते हैं? बहुत लोग हैं। ओके, एक नाम लेना मुश्किल है। ओके, अंग्रेज किस फ्रीडम फाइटर से सबसे ज्यादा डरते थे? वीर सावरकर से। कुछ पार्टियां सावरकर को देशद्रोही या फिर डरपोक क्यों कहती? क्योंकि वो खुद डरपोक है। सावरकर की सच्चाई को किसने दबा दिया? पहले अंग्रेजों ने, फिर कांग्रेस ने। सावरकर पर अब तक किसी ने फिल्म क्यों नहीं बनाई? वही मैं पूछना चाहता हूं, क्यों नहीं? कौन से वो फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने सही मायनों में आजादी की लड़ाई लड़ी, जो सत्ता के भूखे नहीं थे? क्योंकि आपकी टीजर में एक डायलॉग है ना, जी, 2-3 ने लड़ी, बाकी सब सत्ता के भूखे। ऐसे बहुत लोग थे जो कि देश के लिए लड़े थे। बट यूजुअली क्या होता है, रेवोल्यूशन में रेवोल्यूशनरी पीछे रह जाते हैं जब रेवोल्यूशन सक्सेसफुल होता है और पॉलिटिशियन पावर ले जाते हैं। ये हर जगह होता है। क्या राम मंदिर बनने में देर हो गई रणदीप हिंदुस्तान में? जी बिल्कुल। क्या प्राण प्रतिष्ठा में विपक्षी दलों को जाना चाहिए था? बिल्कुल जाना चाहिए था। रणदीप हुड्डा की बेस्ट फिल्म? स्वतंत्र वीर सावरकर। बहुत बढ़िया। आपकी फेवरेट? अभी तो यही है। ओके, आपकी हॉलीवुड, बेस्ट हॉलीवुड फिल्म? एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन। सबसे अच्छा एक्टर रणदीप हुड्डा किसे मानते हैं? बहुत लोग हैं। एक नाम लेना मुश्किल है? एक नाम लेना। सबसे फिट एक्टर किसे मानते हैं? बहुत लोग हैं यार, आजकल तो जिम जाना ही एक्टिंग होता है। सबसे लोकप्रिय स्टार कौन है? मुश्किल है? शाहरुख खान, मे बी सलमान। बहुत बढ़िया। बेस्ट एक्ट्रेस किसे मानते हैं? बेस्ट एक्ट्रेस? एक्ट्रेस? ओह, मेरिल स्ट्रीप। ओह वाह। और कौन से डायरेक्टर से आप सबसे ज्यादा प्रभावित हैं? रणदीप हुड्डा से। अरे वाह, पहली फिल्म है आपकी तो ये। यानी अच्छा काम हो गया। अगर एज ए डायरेक्टर खुद को नंबर देने होंगे, अब किसी की जरूरत नहीं है। अब नहीं। ओके, 3 सवाल और। आपका फेवरेट गाना? आज मौसम बड़ा बेईमान है। बात है। देश का बेस्ट प्रधानमंत्री आप किसे मानते हैं? नरेंद्र मोदी। देश का बेस्ट चीफ मिनिस्टर आप किसे मानते हैं? उफ, बहुत हैं। खट्टर साहब हैं, योगी साहब हैं, बहुत लोग हैं। क्या बात है। पेमा खांडू जी हैं। अरे वाह। ओह, हाँ, बहुत
पेमा खांडू जी हैं, बहुत 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 चीफ मिनिस्टर्स, हमारे जो स्टेट्स का जो एक लेवल पे प्रोग्रेस जो सेंटर और उससे हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है। अगर आपको मजा आ रहा है तो 2-4 सवाल और पूछ लूं? अरे यार, अच्छा ठीक है, ओके डन, ऑलराइट, ओके, थैंक यू सो मच फॉर दिस चाय वाला इंटरव्यू। थैंक यू सो मच, आई एंजॉयड।